मोशन इन प्लेन को शुरू करने से पहले हमने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने देखा वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है, मीन्स वेक्टर के कंपोनेंट ब्रेक करना। लेकिन मोशन को अभी हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे अगर हम मैथमेटिक्स के दो टर्म ना समझ लें। एक टर्म है डिफरेंशिएशन और दूसरा टर्म है इंटीग्रेशन। एज वी नो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, इसलिए फ़िज़िक्स समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती ही है। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन नाम में आप देख सकते हैं डिफरेंस वर्ड आ रहा है, मीन्स यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस ज़रूर होगा। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम अपने फिज़िक्स के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी को लिखने का तरीका होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी वाकई में ये है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और ये है टाइम का डिफरेंस। मीन्स इनको अलग अलग तरीके से लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ हमने ये भी देखा था अगर हमने इस डेल्टा t वैल्यू को मीन्स टाइम के डिफरेंस को बहुत ही छोटा माना, कुछ ऐसा इतना छोटा कि डेल्टा t यानी टाइम का जो डिफरेंस है वो जीरो जैसा हो जाए, उस कंडीशन में डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्वांटिटी को हम dx अपॉन dt लिखा करते थे। ये हमने उस समय सीखा था कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आने लग जाए तो हम इसी क्वांटिटी को dx अपॉन dt कहते थे। वाकई में जो ये dx अपॉन dt है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने वहाँ पर ये भी जाना था दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको एक बार नोट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे x भी चेंज होगा। इससे हमें एक चीज़ पता लगती है, यहाँ हम कह सकते हैं x डिपेंड अपॉन t। x की वैल्यू t पर डिपेंड करती है, मीन्स जैसे जैसे t चेंज होगा x भी चेंज होगा। अब ये जो डिपेंडेंस है ये किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है t के बढ़ने पर x बढ़ता हो सकता है t के घटने पर x घटता हो, या ये भी हो सकता है t इंक्रीज हो तो x डिक्रीज हो। ये भी हो सकता है t के चेंज होने का असर x पर हो लेकिन वो अच्छे से डिफाइन ना हो। इसी को लिखने का एक तरीका और भी है, वो है x एक ऐसी वैल्यू है जिसका रिजल्ट t पर डिपेंड करता है, तो x इज फंक्शन ऑफ t। और इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका है कुछ इस तरह से x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन, एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी t है। दो क्वांटिटी यहाँ पर है, पहली क्वांटिटी का डिफरेंस और दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका चेंज। हमें ये चीज़ देखनी है, इसको हम डिफरेंशिएशन कब कहेंगे, जबकि जिसके रेस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं कि उसका डिफरेंस जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएशन होगा। इसको हम और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखते हैं। यहाँ हमने देखा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt से, तो डिफरेंशिएशन की टर्म में बोलें तो वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv अपॉन dt,
जो कि हमने पहले डेफिनेशंस में पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। इसी तरह से अगर कहीं इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमें दिखाई देने लग जाए तो हम समझ जाएंगे दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और जब भी हम ये लिखेंगे कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, y एक ऐसी क्वांटिटी है जो x पर डिपेंड करती है। मीन्स जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जो y है वो है लेंथ ऑफ चौक। ये चौक है, ये y है। ये चौक मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और y को मैंने बताया चौक की लेंथ है। x यहाँ पर वो डिस्टेंस है जिसको कि मैं ज़मीन पर ट्रैवल कर रहा हूँ इस तरह से चलते हुए। तो मेरे चलने से क्या चौक की लेंथ पर कोई फ़र्क पड़ता है? हम यहाँ कह सकते हैं चौक की लेंथ कम तब होगी जब मैं इसको कहीं घिसना शुरू करूँगा, लेकिन सिर्फ हाथ में पकड़ने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स यहाँ कह सकते हैं y जो है यानी चौक की लेंथ मेरे चलने से उसका कोई लेना देना नहीं है। मीन्स y इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर y की जगह कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना समझने से कुछ बात बनती नहीं है। हम किसी एक चीज़ का डिफरेंस देखेंगे, फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में उसकी रेट निकाल लेंगे, मीन्स डिवाइड कर देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको समझने के लिए इतना सारा डिफरेंशिएशन जैसा कुछ समझाने की ज़रूरत क्या है? इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है और हम क्यों इसको अलग से पढ़ रहे हैं। ये है हमारा एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल। हालांकि ये एग्जाम्पल हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन से कम रिलेटेड लगे, पर इससे आप डिफरेंशिएशन ज़रूर सीख जाएंगे। हमने यहाँ पर देखा dy/dx का मतलब है y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इसको बोलने का तरीका भी dy/dx है। और यहाँ पर ये जो d है ये कोई अलग क्वांटिटी नहीं है कि हम ये सोचने लग जाएं कि d से d कैंसिल कर दिया। ये dy वास्तव में y2 माइनस y1 जैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये dx x2 माइनस x1 जैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये dy और dx वास्तव में डिफरेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तब हम इसी रेशियो को डिफरेंशिएशन कह देंगे। हम यहाँ पर y को मान लेते हैं, एक स्क्वायर है उसका एरिया को हम y मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड को x मान लेते हैं। और अब हम देखते हैं x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा, क्योंकि एरिया और उस साइड दोनों कनेक्टेड हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर हमने 5 कॉलम बना रखे हैं। एक में हम साइड की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे में एरिया निकालेंगे, तीसरे में हम 2 साइड का डिफरेंस लेंगे, चौथे में एरिया का डिफरेंस लेंगे और फिर हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। और हम देखेंगे जैसे जैसे ये डेल्टा x छोटा होता चला जाता है तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम dy अपॉन dx कह सकते हैं। मीन्स यही क्वांटिटी डिफरेंशिएशन बन जाएगी अगर डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू छोटी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया x की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की डिफरेंस निकालने के लिए ज़रूरत है हम x की दूसरी वैल्यू भी माने, तो हम सिर्फ एक क्वांटिटी से कोई डिफरेंस नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इसकी कुछ वैल्यूज़ और रख लेते हैं जिससे कि हम उनका डिफरेंस निकाल सकें। तो पहले हम कोई और वैल्यूज़ मान लेते हैं। यहाँ हमने साइड की वैल्यूज़ को 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5, 1.1, 1.01 इस तरह का मान लिया है।
एक्स स्क्वायर किया तो एरिया निकल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25 और इस तरह से हमने बाकी के स्क्वायर भी निकाल लिए। अब हम आते हैं डेल्टा एक्स। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को लेते हैं, मीन्स ये पहली क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 दैट इज़ 1। दिस इज़ वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। उसी तरह से अब हम निकालते हैं डेल्टा वाई। तो अब इन क्वांटिटी और इस क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 4 - 1 इज़ 3। इस तरह से ये आ गया डेल्टा वाई। अब हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालेंगे। दिस इज़ 3/1 दैट इज़ 3। तो ये निकल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इसको हम डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिफरेंस है ये डिफरेंस उतना छोटा नहीं है कि इसको हम जीरो जैसा मान लें। अब हम आते हैं अगली क्वांटिटी पर। अब हमने इसी तरह से वैल्यू 3 कर दी और ये 9 कर दी। 3 अगर साइड है तो 9 उसका एरिया हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से डिफरेंस निकालते हैं। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए इस बार 1 और 3 इन दोनों को हम काम में ले रहे हैं। 3 - 1 दैट इज़ 2। यहाँ पर भी 1 और 9 काम में लेंगे तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8 और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा। दिस इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। क्या इस समय जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया इसको हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, हम डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी कहेंगे जब ये डिफरेंस छोटा होता जाएगा। अब हमने साइड को 1.5 लिया तो एरिया हो जाएगा 2.25। अब देखते हैं डिफरेंस। इस बार डिफरेंस लेते हैं 1 का और 1.5 का। तो डिफरेंस हुआ 1.5 - 1 दैट इज़ 0.5। इसी तरह से यहाँ डिफरेंस होगा 1 का और 2.25 का। नाउ इट इज़ 1.25। अब हम निकालेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मीन्स 1.25 अपॉन 0.5 और इसकी वैल्यू आएगी 2.5। हम देख सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। अब हम इस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू को थोड़ा और कम करके देखते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को कम करके किया 1.1, ये 1.1, एरिया 1.21। तो यहाँ डिफरेंस, इस बार डिफरेंस निकालेंगे 1 का और 1.1 का, डिफरेंस आ जाएगा 0.1। यहाँ पर देखते हैं एरिया का डिफरेंस आ जाएगा 0.21, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और इन दोनों का डिवीज़न आएगा 2.1। हमने यहाँ पर देखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स थोड़ा और छोटा हो गया, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएशन कहलाएगा? आंसर है नो, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएशन, बिकॉज इसका जो ये डिफरेंस है ये डिफरेंस और छोटा होना चाहिए। हमने इसको और छोटा किया 1.01 जैसा। जब अगर साइड 1.01 है तो एरिया यहाँ हो जाएगा 1.0201, इसका स्क्वायर किया। अब इस 1.01 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.01। यहाँ पर इस क्वांटिटी का और पहली वाली क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, इट विल बी 0.0201। और जब इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2.01। तो हम ये देखते हैं कि लगातार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, और कम होते होते ये वैल्यू बेसिकली 2 की तरफ जा रही है। हो सकता है और छोटा डिफरेंस करने पर ये फाइनली जाके 2 आ जाए। अब सोचने की बात यह है, इस एग्जाम्पल से ये पता चला कि किसी भी दो क्वांटिटी जैसे y और x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ऐसी कितनी कैलकुलेशन करेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। अब हम समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालना
कितना आसान या कितना कठिन है। कठिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करना तो डिवीज़न है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इतनी बार किया जाएगा कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं होगा क्या इससे भी छोटी क्वांटिटी कोई आ सकती है या नहीं। तो यही है डिफरेंशिएशन। हमें निकालना है सिर्फ डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस तभी डिफरेंशिएशन कहलाएगा जब ये डिफरेंस जो हैं जिनका हमने डिवीज़न किया हुआ है, ये डिफरेंस इतने छोटे हो जाएं जैसा कि 0, तब जाके ये डिफरेंशिएशन होगा। अब हम देखते हैं इस तरह के डिफरेंशिएशन को किस तरह से निकालें। उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। हम यहाँ पर जो फॉर्मूले देखने वाले हैं वो फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। हम उनकी मैथमेटिक्स पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम उस फॉर्मूले से ये ज़रूर चेक करेंगे कि इस तरह का कोई क्वेश्चन होता तो उसका फाइनल आंसर कितना आता। तो पहले कुछ फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं जो जनरली बार बार हमें यूज़ करने पड़ेंगे, और अगर इससे अलावा कुछ फॉर्मूले आएंगे तो उनको हम तभी देखेंगे जब वो सिचुएशन आएगी। यहाँ देखते हैं, हमें पता है dy/dx जो है दिस इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और जब भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए y = fx, मीन्स y x का फंक्शन हो, मीन्स y x पर डिपेंड करता हो। अब यहाँ पर देखिए y x पर अगर इस तरह से डिपेंड करता है, y = x⁴n है, तो dy/dx का जो रूप हो जाएगा वो बदल जाएगा। y की जगह लिखेंगे x⁴n, और डिफरेंशिएशन का एक डायरेक्ट फार्मूला हमने लिखा है n x⁴n-1। तो इस तरह से y के अनेक रूप हो सकते हैं जो x पर डिपेंड करते हैं, और हर एक रूप का एक फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट याद करेंगे। याद रखिए कि हम इन सभी फार्मूले को बना भी सकते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स का पार्ट है तो उसमें हम ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसेंगे। अगर y एक कांस्टेंट होता, कांस्टेंट मीन्स x पर डिपेंड नहीं करता, जब डिपेंड ही नहीं करता है तो लिखने का तरीका हो जाएगा dA/dx, और इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, क्योंकि x में चाहे 1000 चेंज आ जाएं, लेकिन a तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए dA की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर y की वैल्यू sin x या cos x होती तो लिखने का तरीका होता dy/dx में y की जगह हम लिखते sin x, यहाँ पर भी y की जगह cos x। आप लिखने का तरीका भी देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है उसको हम एक ब्रैकेट में अलग से सेपरेटली लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x। इसी तरह से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे y जो है वो x पर डिपेंड नहीं करता, वो t पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो t है वो x पर डिपेंड करता है। यहाँ हम कह सकते हैं y x पर डिपेंड तो करता है, लेकिन वो डिपेंड डायरेक्ट नहीं करता। पहले y t से बदलेगा और t x से बदलेगा, मीन्स ये डिपेंडेंसी एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हुई। तो उस केस में dy/dx को लिखने का तरीका ये हो जाएगा, y चूँकि t पे डिपेंड करता है तो इसको लिख दिया dy/dt, और t x पे डिपेंड करता है तो लिखा dt/dx, मीन्स ये dt और ये dt ये हमने अलग से ऐड किए हैं, तो ये दो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन इस तरह से लिखने पर आएगा हमारे सामने dy/dx ही। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन अभी हमने किया जहाँ पर y को हमने x² एरिया माना था, उसमें चेक करते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या आता है। हमें पता है हमारा आंसर जो हमने चेक किया था वो 2 के पास पहुंच रहा था, मीन्स अगर उसको हम बहुत बार आगे भी करते तो शायद उसका आंसर 2 जैसा आता है। अब हम चेक करते हैं जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है क्या उससे वो आंसर मैच करता है या नहीं। आपको याद होगा हमने y को एरिया माना था और x जो थी वो साइड थी,
तो y की जगह रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें जो फॉर्मूला काम में लेना है वो ये लेना है। अब इस फॉर्मूले को कंपेयर करें तो हम देखते हैं x की पावर n और यहाँ x की पावर 2 मीन्स n इज इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 के हिसाब से देखें तो आंसर आना चाहिए ये, मीन्स n की जगह 2, x की जगह x और इस n की जगह भी 2। इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 2x। अब हम देखते हैं हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx इट इज़ 2x। इससे ये पता चलता है हमारा रिजल्ट 2 के पास पहुंच रहा था। जब हम इस x को 1 मान रहे थे, यानी साइड को जब 1 मान रहे थे, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस x की जगह 1 रखेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 1 मीन्स 2। कहने का मतलब ये है उस एग्जाम्पल में हम और बहुत सारी साइड्स मानते और उस साइड की जो वैल्यूज़ है वो 1 से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा करते, इतनी ज़्यादा कि बस उनका डिफरेंस 0 जैसा होता। तो dy अपॉन dx जब फाइनली आता तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती। तो हम देख सकते हैं हमारी इनफाइनाइट कैलकुलेशंस को इस फॉर्मूले ने एक चुटकी में सॉल्व कर दिया। तो यही है डिफरेंशिएशन। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, जब भी इसका इस्तेमाल करना होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अब हम ये जान चुके हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वाकई में ये डिफरेंशिएशन है। इसी तरह से एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये भी एक डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह के जितने केस आएंगे वो डिफरेंशिएशन होंगे और उसको हम इन फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। जैसा कि नाम में ये दिखाई दे रहा होगा, इंटीग्रेशन मीन्स किसी चीज़ को ऐड करना। और इसको भी समझने के लिए हम फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट से इसको शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उस ग्राफ से एक कवर्ड एरिया बनता है और वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू देता है। डायग्राम से इस बात को समझते हैं। ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जो कि स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ पर 2 पॉइंट हैं, एक A और एक B। इस A पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू है v1 और टाइम की वैल्यू है t1। इसी तरह से B पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू है v2 और टाइम की वैल्यू है t2। अगर हमें t1 से t2 के बीच में इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये पता लगाना है तो उसके लिए इस पॉइंट से हम 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो एरिया बचा, जो कि देखने में ट्रेपीजियम जैसा नज़र आ रहा है, ये एरिया ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एरिया कवर्ड। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी है, या फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक तो बन जाएगा कुछ रेक्टेंगल जैसा और एक बन जाएगा ट्राइंगल, और इन दोनों का एरिया निकाल के हम इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये कर्व लाइन होता तो क्या होता। ये है ग्राफ जिसमें हमने ये स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व लाइन बना रखी है। यहाँ पर भी अगर हमसे कहा जाता इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पर भी इस तरह से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और यहाँ पर भी इसी तरह का एक एरिया बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ये जो लाइन है ये कर्व लाइन है। जो एरिया बना हुआ है वो कुछ इस तरह का एरिया है। अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहें तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से इस एरिया को कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे एरिया के अलग अलग टुकड़े कर दें, देखिए किस तरह से। मान लिया हम यहाँ पर इसके 4 पार्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं
पहला पार्ट कुछ कुछ रेक्टेंगल जैसा है जो कि एरिया पूरी तरह से निकल सकता है। दूसरा पार्ट देखा जाए तो ऊपर का जो इतना पार्ट है ये वेस्ट हो जाएगा, बाकी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रिप में देखेंगे तो ऊपर का ये पार्ट जो है इस एरिया को निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाकी ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसके छोटे छोटे डिवीज़न कर दें तो हम एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन उस एरिया में भी थोड़ी एरर आएगी, क्योंकि जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वो हम निकाल नहीं सकते हैं। हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं एक रेक्टेंगल का एरिया। नीचे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है T2 माइनस T1, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T। और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिस भी पॉइंट की निकालेंगे उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। मान लिया हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी विड्थ, मीन्स वेलोसिटी और इस टाइम डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एरिया सिर्फ एक एरिया नहीं है, यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इस तरह से 4 बार एरिया निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आंसर तो गलत आएगा। तो हमारे पास एक दूसरा प्लान है, इसको 4 की जगह 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितना छोटा पार्ट होगा उतना ही लॉस कम होगा एरिया का, क्योंकि जितना छोटा पार्ट होगा फिर उसका वो कर्व वाला पार्ट उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कहने का मतलब है इस तरह से जब एरिया निकालेंगे तो हम पहला एरिया निकालेंगे प्लस दूसरा निकालेंगे प्लस तीसरा निकालेंगे प्लस फोर्थ निकालेंगे प्लस 5 निकालेंगे। अगर इस तरह से एरिया निकालते निकालते हम बिल्कुल सही एरिया निकालना चाहते हैं तो ऐसे कितने पार्ट करने पड़ेंगे? हमें करने पड़ेंगे इनफाइनाइट पार्ट, क्योंकि जितने कम पार्ट उतना ज़्यादा एरर। तो हम जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे उतना ज़्यादा ही ये आंसर सही आएगा। अब आगे जैसे जैसे ये रेक्टेंगल छोटा होता चला जाएगा तो ये जो डेल्टा टी है ये फिर डेल्टा टी नहीं रहेगा, ये dx बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे ये छोटा होगा फिर इसको हम dx लिख देते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू v इंटू dt में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरह से v इंटू dt कितने आएंगे? बहुत सारे v इंटू dt आएंगे। मीन्स इन सबको हम सम कर दें तो समेशन v इंटू dt कर दें तो हम सारा का सारा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समेशन जब हम लगाते हैं तो हमारे सामने एक नया सवाल पैदा होता है कि हमने 4th स्ट्रिप ले ली और 5th स्ट्रिप ले ली, क्या 4 और 5th के बीच में कोई स्ट्रिप नहीं आती है? हम कहेंगे आती है, 4.1 वाली, 4.2 वाली, 4.3 वाली। इट मीन्स इन दो के बीच में भी हम बहुत सारी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है समेशन भी हमारे काम में नहीं आएगा। तो समेशन की जगह हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है इंटीग्रेशन। लिखने का तरीका जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमने एक एरिया को काफ़ी सारी स्ट्रिप में चेंज किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, और लिखने का तरीका है किसी भी एक स्ट्रिप की जब बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी v और उसके नीचे का डिफरेंस डेल्टा t। ये हम जान चुके हैं, दिस इज़ द साइन ऑफ समेशन। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप के बीच में भी हम बहुत सारी स्ट्रिप्स मान सकते हैं। तो हम इस तरह से तो टोटल नहीं निकाल सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हर स्ट्रिप काउंट हो जाए, बीच में कोई भी स्ट्रिप ना बचे, तो इस समेशन के s से मिलता जुलता एक सिंबल बनाते हैं। उस सिंबल में पहला टर्म v लिखते हैं, दूसरा टर्म लिखते हैं dt। dt मीन्स हमने स्ट्रिप को इतना छोटा कर दिया है जैसे कि 0, तो ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक
t का जो बाइफर्केशन होता है t1 टाइम से स्टार्ट होती है और t2 टाइम तक पहुंचती है। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हुआ इंटीग्रेशन का तरीका, और यहाँ से आपको पता लग रहा है नाम में इंटीग्रेशन है तो काम में भी समेशन है। बस फ़र्क यहाँ पर है, समेशन में चीज़ें अलग अलग टुकड़ों की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हमने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं। अलग अलग टुकड़े जैसी कोई चीज़ अब हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर dt ले लिया है। अगर इसको लिखने का तरीका हमारा नॉर्मल तरीका होता, जैसा कि y और x की फॉर्म में लिखते हैं, तब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये कहलाता इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू dx। और ये जो s जैसा बनाते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इस सिंबल में हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स इट इज़ लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। यहाँ पर जो क्वांटिटी d के साथ लिखी हुई है, ये वो क्वांटिटी है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, और यहाँ जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये वो क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ पहले की तरह इंटीग्रेशंस के डायरेक्ट फार्मूले लिख लेते हैं, और फार्मूला लिखने के बाद एक एग्जाम्पल करेंगे कि बिना फार्मूले के एग्जाम्पल करते हैं तो वो हमें पागल बना देता है या वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx। पढ़ने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y और x के बीच में पहले की तरह ही एक रिलेशन भी है। अगर y की वैल्यू इनमें से कुछ होती, मीन्स x की पावर n होती, तो इस इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका होता x की पावर n dx, और इसका डायरेक्ट आंसर होता x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर x की वैल्यू -1 होती तो ये इस तरह से होता, x रेज टू पावर -1 मीन्स 1 अपॉन x, और उस केस में 1 अपॉन x dx आता log x। अगर y की वैल्यू sin x या cos x जैसी होती तो इसके इंटीग्रेशन ये होते, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू dx इज माइनस cos x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x इज sin x। इसमें हम देखते हैं, अगर हम किसी y का इंटीग्रेशन निकालते और आंसर आता fx, और इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखी होती, जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें t1 से t2 तक लिमिट थी। अगर यहाँ पर लिमिट होती x1 से x2 तो कैसे सॉल्व करते? तो जो आंसर है उस आंसर को लिखने का तरीका ऐसा होता, x1 नीचे x2 ऊपर, फिर x2 की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करते, फिर माइनस और x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते। मीन्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट का जो फंक्शन है उसको डिफरेंस करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को हम क्यों बना रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हमने पहले लिया था। उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर हम इंटीग्रेशन का आंसर निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए कितनी लंबी कैलकुलेशन है और कितनी बार वो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, और वही आंसर इन फार्मूला की मदद से एक चुटकी में निकल जाता है। तो पहले उस एग्जाम्पल को लेते हैं और उस एग्जाम्पल को पहले फार्मूला से आंसर निकालेंगे, फिर हम अपने लोकल मेथड से उसका आंसर निकालेंगे। हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें y की वैल्यू को x² लिखा है, और जो इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इंटीग्रेशन हो गया x² dx, और लिमिट है x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। पहले हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ये चेक करेंगे कि आंसर कितना आता है। तो देखिए x की पावर 2, तो ये फार्मूला लग जाएगा, आंसर आएगा x रेज टू पावर
n की जगह हम कंपेयर करके 2 लिखेंगे, तो 2 + 1 अपॉन नीचे भी 2 + 1, आंसर होगा x⁻³ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स हैं। अगर लिमिट होती हैं तो सॉल्व करने का तरीका है, आंसर में दोनों लिमिट्स को लिखते हैं। तो ये आंसर है, इसमें x = 1 और x = 2 लिमिट्स को हमने रखा। उसके बाद हम पहले फंक्शन में अपर लिमिट रखते हैं, तो पहले इस x = 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आंसर आएगा 2⁻³ उसके बाद एक नेगेटिव साइन है। अब लोअर लिमिट को रखेंगे तो 1⁻³ सॉल्व करेंगे, 2⁻³ = 8 - 1/3 दैट इज 7/3 और इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 2.33। तो यहाँ हम देख सकते हैं y = x² होता, लिमिट 1 से 2 होती, तो इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले से आंसर आता 2.33। अब इसको हम बिना इंटीग्रेशन के फार्मूला के सॉल्व करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि आंसर कुछ इसके जैसा आता है या नहीं आता। हमें जो पता लगाना है वो ये है कि अगर हम इतना छोटा डिफरेंस बना लें, dx की वैल्यू को इतना छोटा कर दें, तो क्या ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। इसको चेक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है x² dx, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और ये वो आंसर है जो हमने पहले निकाला है। सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक जो x की रेंज है, हमने इसके टुकड़े कर दिए, एक 1 और एक 2, और बीच में एक वैल्यू मान ली है 1.5। फिर हमने डेल्टा x निकाला। डेल्टा x कहाँ से? ये जो dx है, इसको हम dx तो तब लिखेंगे जब ये बहुत छोटा डिफरेंस होगा। फिलहाल तो डिफरेंस बड़ा है, हमने इसको डेल्टा x लिखा। तो 1 में अकेला कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसको हमने छोड़ दिया। इन दोनों का डिफरेंस 1 और 1.5 का डिफरेंस हो जाएगा 0.5, और 1.5 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा फिर से 0.5। फिर हमने ये वैल्यू निकाली, मीन्स x² और डेल्टा x, इनको मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन की जगह लिखा समेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे छोटे छोटे डिवीज़न होने बाकी हैं, तो हमने इसको समेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस समेशन को इंटीग्रेशन हम तभी लिखेंगे जब ये वैल्यू dx जैसी हो जाए। तो देखिए आगे, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इस x की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी, x की वैल्यू, और इसका स्क्वायर किया। डेल्टा x की वैल्यू ये लिखी, प्लस इस x² के लिए वैल्यू लिखी 2 का स्क्वायर, और ये 0.5, और इसको सॉल्व किया तो पहली वैल्यू आई 3.125, और जो कि हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आई हुई वैल्यू से काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यूज़ हमने अभी मानी है, हम इनके और छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे कि 1.3, 1.6, 1.9 एंड 2। यहाँ से अगर हम डेल्टा x निकालना चाहें तो यहाँ तो डेल्टा x निकल नहीं सकता है, यहाँ निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 0.3, इन दोनों का डिफरेंस अगेन इट इज़ 0.3, इन दोनों का डिफरेंस 0.3, और इन दोनों का डिफरेंस 0.1। आप ये देख सकते हैं हम डेल्टा x की वैल्यू को और छोटा कर चुके हैं। यहाँ पे 0.5 था, यहाँ 0.3 थे। अब हम क्या करते हैं, हर एक की x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के जो बाद रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम नोट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं पहली वैल्यू के लिए डेल्टा x 0 है, दूसरी वैल्यू में x का स्क्वायर, ये है x, इसका स्क्वायर, और ये है डेल्टा x 0.3, इसी तरह से 1.6 का स्क्वायर एंड 0.3 और बाकी की वैल्यूज़, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.758। हम चेक कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में ये रिज़ल्ट अब कम हो गया है और 2.33 के नज़दीक आ गया है। अब हम इसके बाद
इसकी वैल्यूज़ को और थोड़ा छोटा करते हैं। जब x की वैल्यू हम लेंगे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन 2 तक। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जिस तरह से इनकी वैल्यूज़ को हम छोटा करते जाएंगे, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू कम होती जाएगी, तब ये डेल्टा x dx में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अभी जो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से आएगी, दिस इज़ 0.1। और इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, समेशन x स्क्वायर dx इक्वल टू 2.485। ये रिज़ल्ट भी तब आया जब डेल्टा x की वैल्यू 0.1 है। इट मीन्स जैसे जैसे डेल्टा x छोटा हो रहा है, ये रिज़ल्ट और शिफ्ट होता चला जा रहा है, और शिफ्ट होके आप देखते हैं ये 2.33 के पास पहुंच जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम हर एक वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करने लग गए तो हम पागल हो जाएंगे। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो होगा ना, उससे भी बड़ा एक मुद्दा हो जाएगा, वो होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसलिए आगे आने वाले क्वेश्चन में जब जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा तो हम उनके डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो हमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन भी करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स को पढ़ते समय एक टॉपिक छोड़ दिया था, और वो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी, वो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशन थी। इन इक्वेशन को पिछली बार हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला था, लेकिन अब हम इन इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से निकालेंगे, मीन्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जो वैल्यूज़ हमने मानी थी वो कुछ ऐसी थी। इनिशियल टाइम जो था t1 वो 0 था, अगला टाइम जो था वो t माना था, इनिशियल टाइम पर जो स्पीड थी वो u है, और फाइनल टाइम पर स्पीड वो v है। इनिशियल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम s मानते थे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है a। अब हम इन डेटा से इन इक्वेशंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हम इसमें वही फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। हम जानते हैं एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हम पहले से जानते हैं। इसको लिखने का तरीका होगा a dt इक्वल टू डी वी। हम देख सकते हैं यहाँ से हम इस रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। वाकई में अगर ये dt किसी 2 टाइम के बीच का छोटा सा पार्ट है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम कहाँ से कहाँ तक का है? टाइम है t1 से t2 का, तो ये टाइम हो गया t1, ये टाइम हो गया t2। जब ये टाइम t1 है तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है? यहाँ वेलोसिटी है u, तो यहाँ होगी u और यहाँ होगी v। ये भी हम जानते हैं ये t1 टाइम को हमने अपनी इक्वेशंस में 0 माना था, तो यहाँ पर इस t1 को हम 0 मान लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को जिसको हम लगाने वाले हैं वो फॉर्मूला भी मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमने बताया था इस d के साथ जो लिखा होता है इंटीग्रेशन उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर भी कोई t जैसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन करें, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a t की पावर 0 नाम की एक टर्म यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि t की पावर 0 होता है 1, और इसको रिराइट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से लेकर t इंटीग्रेशन ऑफ a t रेज टू पावर 0 इंटू
dt। इसी तरह से आगे यहाँ पर भी हम देखते हैं इंटीग्रेशन हो रहा है v के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन करना है वहाँ तो कुछ क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम v⁻0 और dv इस तरह से हम वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो इट मीन्स देयर इज़ 1, लेकिन इंटीग्रेशन करना है तो ऐसा ही वेरिएबल हमने यहाँ पर बना लिया। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। a जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं और ना ही उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो वहाँ 0 हो जाता है। t की पावर कंपेयर करते हैं, ये 0 है और यहाँ n है, मीन्स n की जगह 0 रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन x में है और ये इक्वेशन t में है, तो आंसर आएगा कुछ ऐसा, x की जगह रखेंगे t, n की जगह 0 + 1/0 + 1, लिमिट 0 से लेकर t तक, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। आगे रखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल v है तो आंसर v की फॉर्म में आएगा, v की पावर 0 + 1/0 + 1, लिमिट u से लेकर v। आप इसको बिल्कुल आराम से करेंगे तो कंपेयर करके ये रिज़ल्ट आप ला पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं a t की पावर 1, लिमिट 0 से लेकर 1 इज इक्वल टू यहाँ पर v, लिमिट u से लेकर v। अब वैल्यूज़ रखते हैं। लिमिट के बारे में हम जानते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो हम देखते हैं इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हो जाएगा a × t इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे तो ये होगा v और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा u, और इनके बीच में एक माइनस का साइन लगाते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी v = u + at। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमने एक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया और फिर इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम फर्स्ट इक्वेशन पर आ गए। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ की। फिर से हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन लेते हैं x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और इस तरह से आती है वेलोसिटी v। फिर से इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में रखते हैं तो v dt इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और टाइम की इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है t। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है s। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन फिर से तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये जो v है, हमें इस इक्वेशन में v नहीं चाहिए, तो v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये 0 से लेकर t, v की वैल्यू हो जाएगा u + at × dt, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दो पार्ट अलग अलग हैं तो दोनों के इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेते हैं। u वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अलग 0 to t u dt प्लस at पार्ट का इंटीग्रेशन अलग at dt 0 to t इज इक्वल टू 0 to s dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए इनके वेरिएबल और इनकी वैल्यू दोनों को हम पहले पहचान लेते हैं कि कहाँ पर क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होना है, लेकिन यहाँ पर t नहीं है, तो यहाँ पर हम t की पावर 0 मान लेते हैं। u जो है वो बाहर निकाल दिया, 0 से लेकर t की पावर 0 dt। दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन में इस a को बाहर निकाल देते हैं, a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में सिर्फ t बच जाएगा, तो ये हो जाएगा a 0 to t इंटीग्रेशन में t × dt। तीसरे वाले केस में इंटीग्रेशन होना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन जिसका इंटीग्रेशन होना है वहाँ पर क्या है 1, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x raised to power 0।
इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0 dx 0 टू s। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। t की पावर 0 कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पर t की जगह x है और n की जगह 0 है, तो रिजल्ट आएगा u इंटू ये u बाहर t रेज टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 फर्स्ट एक्सप्रेशन, प्लस सेकंड में इस a को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, अंदर देखते हैं t की पावर 1, इससे कंपेयर करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, तो x की जगह t है और n की जगह 1 है, तो रिजल्ट आएगा t रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर x की पावर 0 है, कंपेयर करते हैं n इक्वल टू 0 रखने से इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज x इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। हमारी इन तीनों इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखी हुई है। पहली लिमिट है 0 से लेकर t तक, दूसरी लिमिट है 0 से t तक और तीसरी लिमिट है 0 से s तक। इनको आप सॉल्व करते हैं। दिस इज u, ये वैल्यू आ जाएगी t लिमिट 0 से लेकर t तक, प्लस दिस इज a, दिस इज अगेन t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से t तक इज इक्वल टू यहाँ पर x लिमिट 0 से लेकर s। इसको और सॉल्व करते हैं। u पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, दिस इज 0। लिमिट रखने का मतलब है t की जगह एक बार t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर a t की जगह t रखेंगे तो दिस इज t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो दिस इज 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x की जगह एक बार s रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू s। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से सेकंड इक्वेशन निकाल ली है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन की शुरुआत भी हम एक डिफरेंशिएशन से करते हैं एंड दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, तो हमें ये t यहाँ से हटाना होगा। देखिए किस तरह से हटाते हैं। हम ये जानते हैं अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे पर डिपेंड करता है और दूसरा वाला किसी तीसरे पर डिपेंड करता है, तो उसको लिखने का तरीका होता है dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। देखिए हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, यहाँ हम कह रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो ये डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर है इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, जैसा कि हमने फार्मूले में पढ़ा था। तो उसी फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक वेरिएबल हमने इसमें बढ़ा दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ा, जो dx अपॉन dt है ये वास्तव में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल टू ये वेलोसिटी dv अपॉन dx। इसको हमने वेलोसिटी लिखा तो इक्वेशन चेंज हो गई। अब इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो इट विल बी a dx इंटू v dv। नाउ इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हम देखते हैं यहाँ पर वेरिएबल है x, तो x की इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है s, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले से मानी हुई है। यहाँ पर वेरिएबल है v और v की वैल्यू है इनिशियल है u, फाइनल है v, तो दिस इज़ u, दिस इज़ v।
अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और किसका करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to s, इसके यहाँ पर x वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम x की पावर 0 मान लेते हैं, जिससे कि यहाँ एक x की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाए। इज इक्वल टू u से लेकर v इंटू डी वी। यहाँ पर किसी तरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर 0 dx, ये वाला इस फॉर्मूले से मैच करेंगे तो रिजल्ट में सिर्फ n की जगह 0 रख के हमारा काम बन जाएगा। तो a एज इट इज़, n की जगह 0 रखेंगे तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 and लिमिट इज 0 to s। यहाँ पर ये वेरिएबल v में है और ये x में है, लेकिन v की पावर 1 है तो n की जगह 1 रख के और x की जगह v रख के हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो v रेज़ टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट्स इज फ्रॉम u to v। इसको और सॉल्व करते हैं। a एज इट इज़ सॉल्व किया तो आया x, लिमिट 0 to s इज इक्वल टू v²/2 लिमिट u to v। यहाँ पर पहले अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले x की जगह रखा s माइनस लोअर लिमिट में 0, उसके बाद यहाँ अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो u²/2 और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो u²/2। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज as इज इक्वल टू v² - u²/2। रीअरेंज करते हैं तो पहले लिखते हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as। इससे मैच कराते हैं तो v² = u² + 2as। तो हम देख सकते हैं ये काइनेमेटिक इक्वेशन की 3 इक्वेशन है जिनको बिना किसी ग्राफ के हमने बनाया है। दिस इज़ प्योर कैलकुलस मेथड। इस फॉर्मूले को जो हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि पहली बार जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं जिनमें हमें मोशन के बारे में पता ही नहीं होता कि वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन।